आर्टिकल 112 में भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण बजट राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। और बजट में दो प्रकार के व्यय या खर्च होते हैं, एक तो संचित निधि पर भारित और एक अन्य व्यय। ये आर्टिकल 312 में क्या लिख रखा है, एक तो जो भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट है, ये राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत होगा और इसमें दो प्रकार के खर्च का उल्लेख, एक तो संचित निधि पर भारित व्यय और एक अन्य व्यय। फिर आर्टिकल 113 में क्या लिख रखा है, अनुदान की मांग के बारे में बता रखा है कि अनुदान की मांग कब की जाती है, तो जब अन्य व्यय की स्वीकृति हेतु राष्ट्रपति लोकसभा के समक्ष, किसके समक्ष ध्यान रखना, लोकसभा के समक्ष अनुदान की मांग प्रस्तुत करता है। लोकसभा इस मांग को स्वीकृत भी कर सकती है और अस्वीकृत भी कर सकती है। इसमें कटौती कर सकती है परंतु वृद्धि नहीं कर सकती। यदि इस मांग में कटौती कर दी जाए या अस्वीकृत कर दी जाए तो सरकार पद से मुक्त हो जाती है, यानी सरकार गिर जाती है। कटौती प्रस्ताव भी तीन प्रकार के होते हैं, एक तो नीतिगत कटौती यानी कि मांग की गई राशि धनराशि के स्थान पर 1 रुपया देने का प्रस्ताव पारित हो करते हैं तो नीतिगत कटौती कहलाती है। और दूसरी होती है सांकेतिक कटौती, यानी मांगी गई धनराशि में से 100 रुपये की कटौती करने का प्रस्ताव पारित करना सांकेतिक कटौती कहलाता है। मितव्ययी कटौती यानी मांगी गई धनराशि में से कुछ कटौती करना मितव्ययी कटौती कहलाती है। फिर आर्टिकल 114, इसमें विनियोग विधेयक के बारे में बता रखा है। विनियोग विधेयक क्या होता है, इसमें संचित निधि कोष पर भारित व्यय तथा अनुदान की मांग में स्वीकृत धनराशि का उल्लेख होता है। तो ध्यान रखना कौन कौन सी धनराशि का उल्लेख होता है, एक तो संचित निधि कोष पर आधारित जो संचित निधि कोष पर भारित व्यय उसका, और एक अनुदान की मांग में स्वीकृत धनराशि का उल्लेख इसमें होता है, तो विनियोग विधेयक में होता है। फिर संचित निधि कोष से जो पैसा निकालने के लिए प्रस्तुत किया जाता है विनियोग विधेयक को, ये एक धन विधेयक है। इसके अलावा अन्य किसी भी तरीके से संचित निधि कोष से पैसा नहीं निकाला जा सकता, तो ये बात ध्यान रखना। और इसमें उल्लेखित धनराशि में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं कर सकते जिससे संचित निधि कोष प्रभावित हो रही हो। फिर आर्टिकल 115, इसमें क्या लिख रखा है, एक तो अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान की मांग की बात कह रखी है, यानी कि जब स्वीकृत धनराशि खर्च करने हेतु कम पड़ जाए, यानी जितनी स्वीकृत की गई थी राशि वो कम पड़ रही हो तो राष्ट्रपति लोकसभा के समक्ष अतिरिक्त अनुदान की मांग करता है। तो राष्ट्रपति किसके समक्ष, लोकसभा के समक्ष अतिरिक्त अनुदान की मांग प्रस्तुत करता है। फिर एक होता है अधिक अनुदान की मांग। तो अधिक अनुदान की मांग क्या होती है, जब स्वीकृत धनराशि से अधिक धन खर्च हो जाए, यानी कि खर्च कर दिया है, तो राष्ट्रपति जो अधिक अनुदान की मांग संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना जो अधिक अनुदान की मांग है ये किसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जबकि अतिरिक्त या अनुपूरक अनुदान की मांग ये लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। फिर आर्टिकल 116 में लेखानुदान या अग्रिम अनुदान की बात कर रखी है। तो लेखानुदान या अग्रिम अनुदान क्या होता है, यदि किसी कारणवश विनियोग विधेयक पारित करना संभव नहीं हो तो विनियोग विधेयक में उल्लेखित धनराशि का 1/6 भाग 2 महीने के लिए उधार देने की बात किस में होती है, लेखानुदान में होती है। तो लेखानुदान क्या है कि जब विनियोग विधेयक पारित करना संभव नहीं हो तो उसमें जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसका 1/6 भाग 2 माह के लिए उधार देना। फिर प्रत्यानुदान क्या होता है,
जब किसी सेवा का आकार बड़ा हो तो इस कारण उसके संपूर्ण खर्च का उल्लेख बजट में करना संभव नहीं हो तो उससे हेतु धनराशि को स्वीकृत करवाना प्रत्यानुदान कहलाता है। फिर तीसरा होता है अपवानुदान। अपवानुदान क्या होता है? कोई ऐसी सेवा जिसका उल्लेख बजट में नहीं था लेकिन धनराशि स्वीकृत करवाने के लिए अपवानुदान की मांग रखी जाती है। तो ये ध्यान रखना अपवानुदान क्या होता है। फिर हम संसद की समितियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी समितियाँ होती है। तो संसद की जो संसदीय समितियाँ होती है इसमें एक तो स्थायी वित्तीय समिति होती है, एक विभागों की स्थायी समितियाँ होती है। ये स्थायी समितियाँ होती है एक प्रत्येक वर्ष यानी कि 1 वर्ष बाद में इनको समिति गठन किया जाता है। अस्थायी समितियाँ होती है संयुक्त संसदीय समितियाँ, जॉइंट जो पार्लियामेंट कमेटी है ये घोटालों की जांच करने के लिए गठित की जाती है और आज तक ये 5 गठित की गई है आज तक। जो ये स्थायी वित्तीय समितियाँ होती है इसमें लोक लेखा समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं, प्राक्कलन समिति जिसमें 30 सदस्य होते हैं और लोक उद्यम समिति जिसमें 22 सदस्य होते हैं। ये 3 तो स्थायी वित्तीय समितियाँ हैं। और विभागों की स्थायी वित्तीय समितियाँ ये इसमें 24 सदस्य होते हैं जिसमें 16 तो लोकसभा से 8 राज्यसभा से। जो अस्थायी समितियां हैं ये 2 प्रकार की होती है, एक तो परवर और एक संयुक्त परवर समिति। इसमें 30 सदस्य होते हैं और संयुक्त परवर में 45 सदस्य होते हैं जिनमें से 30 तो लोकसभा से 15 राज्यसभा से होते हैं। इनकी डिटेल में चर्चा नीचे करते हैं। जो संसद की स्थायी समिति है इसमें प्रतिवर्ष गठित की जाती है। तो ध्यान रखना जो संसद की स्थायी समिति है ये प्रतिवर्ष गठित की जाती है और इसमें किसी भी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। और जो संसदीय समितियों में आने वाले लोकसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसमें लोक लेखा समिति जिसका गठन 1921 में हुआ, ये वित्तीय समिति है। ये प्राक्कलन समिति के साथ मिलकर वित्त पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करती है, इसलिए इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो लोक लेखा समिति को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन किसकी? प्राक्कलन समिति की। और केग के रिपोर्ट की जांच करती है। तो लोक लेखा समिति क्या करती है? केग के रिपोर्ट की जांच करती है। केग का मतलब नियंत्रण एवं माल लेखा परीक्षक। और इसमें सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं जिसमें 15 तो लोकसभा से 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष ध्यान रखना अभी कौन है? तो इसमें विपक्ष का नेता अध्यक्ष होता है। फिर प्राक्कलन आकलन या अनुमान समिति, इसका गठन 1950 में किया था। ये वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन है। ये लोकसभा की समिति है क्योंकि इसमें जो सभी सदस्य होते हैं 30 के 30 ये लोकसभा के होते हैं, इसलिए इसको लोकसभा की समिति कहते हैं। ये मितव्ययी समिति है क्योंकि जब संपूर्ण बजटीय अनुमान लगाने का कार्य करती है, इसलिए इसको आकलन समिति भी कहते हैं। और बजट में उल्लेखित खर्च को कम करने का सुझाव देती है, इसलिए इसको मितव्ययी समिति कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन है ये ध्यान रखना वर्तमान में। फिर लोक उद्यम या सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसका गठन 1964 में किया। ये वित्तीय समिति है और सार्वजनिक उपक्रम के संबंध में केग की रिपोर्ट की जांच करती है। सदस्य संख्या 22 जिसमें 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। अध्यक्ष वर्तमान में कौन है ध्यान रखना इसका। फिर विभाग की स्थायी समिति, विभागों की स्थायी समिति ये पहली बार 1999 में कृषि, पर्यावरण और वन 3 विभागीय समितियां गठित की गई थी। फिर 1991 में इनकी संख्या 17 कर दी गई। 1993 में नई विभागीय समिति प्रणाली लागू की गई। 2004 में इनकी संख्या 24 कर दी गई। और प्रत्येक विभाग की समितियों में 31 सदस्य होते हैं
जिसमें 21 तो राज्यसभा से, 21 तो लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से, ये ध्यान रखना। 24 समितियों में से 16 समितियां तो लोकसभा के अधीन होती है और 8 समितियां राज्यसभा के अधीन होती है। ये इम्पोर्टेंट है, दोनों फैक्ट ध्यान रखना। फिर अस्थायी समिति विशेष कार्यों के लिए गठित की जाती है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। जैसे परवर समिति, ये एक सदन द्वारा विधेयक की समीक्षा हेतु गठित की जाती है, इसमें सदस्य 30 होते हैं। जो संयुक्त परवर समिति है, ये संयुक्त रूप से दोनों सदनों द्वारा विधेयकों की समीक्षा करने के लिए गठित की जाती है, इसमें सदस्य की संख्या 45 होती है। 30 तो लोकसभा से, 15 राज्यसभा से सदस्य होते हैं। संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, इसका गठन घोटालों की जांच करने हेतु किया जाता है। इसका कार्यकाल व सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन ध्यान रखना लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात इसमें 2:1 होता है। फिर ये आज तक 5 जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किया गया। एक तो 1987 में बोफोर्स घोटाला, इसके अध्यक्ष शंकरानंद थे। फिर 1993 में हर्ष मेहता प्रतिभूति घोटाला, इसके अध्यक्ष रामनिवास मिर्धा थे। और 2001 में केतन पारिक प्रतिभूति घोटाला की जांच के लिए प्रकाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में गठित की गई। फिर 2003 में शीतल पेय कीटनाशक मामला, इसकी जांच के लिए जो गठित की गई 2003 में जॉइंट पब्लिक कमेटी, उसके अध्यक्ष शरद पवार थे। और 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए जो संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष PC चोका थे। तो इनको ध्यान रखना पांचों को, एक तो 1987 में, फिर 93 में, फिर 2001 में, फिर 3 में और 11 में। ये तो बोफोर्स घोटाले की जांच के लिए, फिर हर्षद मेहता प्रतिभूति घोटाले के लिए, केतन पारिक प्रतिभूति घोटाले के लिए 2001 में, शीतल पेय कीटनाशक मामले के घोटाले के लिए और 2G स्पेक्ट्रम के लिए। इनके अध्यक्ष को भी ध्यान में रखना। फिर संसद में काम रोको प्रस्ताव, यानी कि काम रोको प्रस्ताव क्या है, इसको लाने का तरीका। तो काम रोको प्रस्ताव लोकसभा के 50 सदस्यों की सहमति से लाया जाता है। तो काम रोको प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है? लोकसभा के 50 सदस्यों की आवश्यकता है। सामान्यतः इसकी बैठक 4 बजे शाम को 4 PM से प्रारंभ होती है और इस प्रस्ताव पर आयोजित बैठक को लोकसभा अध्यक्ष स्थगित नहीं कर सकता है, ये ध्यान रखना। निर्णय होने पर बैठक स्वतः ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। इससे चल रही कार्रवाई को रोक कर तत्कालिक मामले पर विचार किया जाता है, इसलिए इसको काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। फिर ध्यान आकर्षक प्रस्ताव, तो चल रही कार्यवाही के दौरान ही मंत्री का ध्यान तात्कालिक महत्व के मामले की तरफ आकर्षित करना ध्यान आकर्षक प्रस्ताव कहलाता है। जो ये प्रस्ताव है, इसने काम रोको प्रस्ताव के कार्यों के क्षेत्र को क्या कर दिया? सीमित कर दिया, क्योंकि ये अगर ध्यान आकर्षक प्रस्ताव से काम हो जाता है तो काम रोको प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, तो इसके क्षेत्र को सीमित किया है इसने। फिर वर्तमान में जो संसद है, इसमें महिला कितनी सांसद है? तो वर्तमान में महिला लोकसभा सांसद 78 है, यानी लोकसभा में 78 है महिला सांसद। बीजेपी से 41, तृणमूल कांग्रेस से 9, कांग्रेस से 6। सबसे ज़्यादा यूपी और पश्चिम बंगाल से 11, राजस्थान से 3 है। एक तो रंजीता कोहली भरतपुर से, दिया कुमारी राजसमंद से और जस कौर मीणा दौसा से।
और राज्यसभा में महिला सांसद कितनी है तो 26। तो अगर आपको संसद में पूछे तो 78 + 26 कर लेना, तो ये टोटल संसद में आ जाएगी। फिर लोकसभा में मैक्सिमम सीटें, जब 2019 का चुनाव हुआ था तो बीजेपी के पास 303 थी, एक नंबर पार्टी के रूप में। फिर कांग्रेस 52, फिर डीएमके द्रविड़ मुन्नेरे जो कड़गम, ये 24 इनके पास सीटें 3 नंबर पर रही। फिर लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत एससी में तो 84 और एसटी की 47 सीटें आरक्षित है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, इनमें से एससी की 4, एसटी की 3 है। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है। फिर लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल बलराम जाखड़ का है। राज्यसभा के सभापति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल राधाकृष्ण और हामिद अंसारी का है। पद पर मृत्यु, तो लोकसभा के अध्यक्ष पर रहते हुए पद पर मृत्यु किनकी हुई, तो एक तो जीवी मावलकर और बाल योगी का नाम याद रखना। और राज्यसभा के सभापति रहते हुए पद पर मृत्यु किनकी हुई, तो कृष्णकांत की हुई थी। ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने बाद में, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हुए लोकसभा अध्यक्ष के.एस. हेगड़े थे। और अपनी प्रथम लोकसभा में ही अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, एक तो जीवी मावलकर और के.एस. हेगड़े, ये दोनों का नाम ध्यान रखना। फिर लोकसभा की महिला अध्यक्ष, तो एक तो मीरा कुमार, एक सुमित्रा महाजन, ये महिला अध्यक्ष रह चुकी है। कोई महिला राज्य सभापति नहीं रही है, यानी कि राज्य का सभापति कौन, राज्य सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो आज तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है। परंतु 2 महिलाएं राज्यसभा की उपसभापति रह चुकी है, एक तो वायलेट आलवा और नमजा हेपतुल्ला। राजस्थान के भैरू सिंह शेखावत राज्यसभा के सभापति, और जो रामनिवास जो माथुर ये मिर्दा है, रामनिवास मिर्दा, ये राज्यसभा के उपसभापति रह चुके। तो राजस्थान के भैरू सिंह शेखावत तो राज्यसभा के सभापति, मतलब कि ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और जो रामनिवास मिर्दा हैं, ये राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं। राजस्थान के भैरू सिंह शेखावत और ओम बिड़ला, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी, भैरू सिंह शेखावत तो पहले थे, ओम बिड़ला अभी हैं।